ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त करते हैं मुद्रित पंचांग से देते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचाई है। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंक होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। यह अलग से इसकी प्रस्तुति अलग से आपके उपयोग के लिए, आपके इस पंचांग के उपयोग का बढ़ाने के लिए और आपके कल्याण के लिए अलग से। दूसरा भाग से हम ताराबलन कहते हैं। यह नक्षत्र से संबंधित रखता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज गमन करते हैं और जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जिस नक्षत्र में है, दोनों को ताल मिलकर आज का तारा शुभता के संदर्भ में क्या है। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिससे हम पूरे जीवन काल में किसी भी जातक का ग्रहों की व्याख्या कर सकते हैं। उनकी शुभता और अशुभता पहचान कर हम उचित कदम उठा सकते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति भी और हमसे जुड़ने वाले सभी व्यक्ति के नक्षत्रों से, जन्म नक्षत्रों से शुभता और अशुभता जान सकते, उनके सानिध्य। इस प्रकार यह प्रस्तुति, इसकी चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। यह काफी उपयोगी। तीसरा भाग इसे चंद्र बलम कहते हैं। चंद्रमा जिस जन्म राशि में, जिस जन्म राशि में यानी जन्म कुंडली में जिस राशि में हुआ करते हैं और आज जिस राशि में गमन कर रहे हैं, उनके अनुसार आज कैसा दिन होने के सकते हैं। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए चर्चा विस्तृत प्रस्तुति में करेंगे। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से है। चौघड़िया का एक प्रकार का मुख्य ज्योतिष है, जो किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ और अशुभ काल दर्शा। वह कार्य चाहे दैनिक कार्य से संबंधित रहता हो, पूजा पाठ से हो, जब तब से हो, या हम कोई कार्य पहली बार कर हो, साथ ही साथ ग्रहों से संबंधित हो। संक्षेप में वैसे वो सारे कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हो, वो सभी चौघड़िया के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। और चौघड़िया उसका शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, हम जान पाते। चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंक के साथ ही पलते बढ़ते हैं, बढ़ते हैं और अंक ही हमारी उपलब्धि का, हमारी उपलब्धि भी अंक ही बताता है। किंतु चलते फिरते कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए शुभकारी होते हैं, अति शुभकारी होते हैं। कुछ अति कष्टकारी, बाधाकारी। उन अंकों को पहचानना और उनका उपाय करना इस प्रस्तुति की विशेष लक्ष्य है, ताकि हम सब अंकों को अपने अंक जन्म से संबद्ध शुभ और अशुभ अंकों को पहचाने और उसका उपाय करें, ताकि हमारे जीवन में शुभता बने। तो अंकों को पहचानना, साथ ही साथ क्योंकि अंक ज्योतिष में अंकों को पहचानना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है, इसलिए अंकों को समझने और पहचानने हेतु ये प्रस्तुति, विशेष प्रस्तुति। साथ ही साथ आज के अंक विभिन्न तिथियों के
किसी भी माँ के विभिन्न तिथियों में जन्मे जातकों के लिए शुभता और शुभता के संदर्भ में क्या संकेत है, यह भी प्रस्तुति सभी महत्वपूर्ण है, रोचक है, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। हम अंत तक हम आपके लिए हर प्रस्तुति को विशेष रूप से आपके लिए संजो करके कराए। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति में। और पंचांग जैसा शब्द है जिससे हम शुभ और शुभ मुहूर्त जानते हैं, इसके बारे में भी कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि यह जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, हमारा आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के साथ, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर के निकले। तो चलिए प्रस्तुति में श्री राम का उद्घोष करते हुए, उनका उच्चारण करते हुए, उनका नाम लेते हुए चलते हैं प्रस्तुति में। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के प्रस्तुति के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 29 नवंबर 2025 माघ से पक्ष शुक्ल साकर संवत 1947 विश्व वसु विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 6:17 पर, सूर्यास्त 4:58। Sunrise at 6:70 p.m. and sunset at 4:58 p.m. आज का दिशा पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा कर। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार शनिवार, तिथि रात्रि के 11:15 तक नौमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात 10वीं जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 2:22 तक पूर्वा भद्रा, उसके बाद उत्तरा भद्रा। योग प्रातः 9:27 तक हर्ष, उसके बाद वज्र। और करण दिन के 11:50 तक पालव, तत्पश्चात रात्रि के 11:15 तक पालव। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं नमन करते हुए, भोलेनाथ को स्मरण करते हुए कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और उनकी स्तुति कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक नौमी तिथि है, भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो सुप्रद है, उसके बाद सफा में जाते हैं 10वीं तिथि आरंभ होने से, जो कि सुख सुख नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:16 से 11:59 तक, अमृत काल रात्रि के 6:31 से 8:05 तक, रवि योग प्राप्त आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी कोई मुहूर्त या योग एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है, उसे अहोरात्रि है। तो रवि योग अहोरात्रि, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:25 से 2:07 तक, गोधूली बेला संध्या 4:56 से 5:23 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:11 से मध्य रात्रि 0:05। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 8:57 से 10:18 तक, गुलिक काल प्रातः 6:17 से 7:37 तक, यमगंड अपराह्न 12:58 से 2:18 तक,
और वर्षभूत प्रातः 9:06 से 10:40। पंचक अहोरात्र यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय, आज के पंचक की स्थिति अति अशुभ। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ को। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु सबके साथ। बुध देव वक्री जरूर चल रहे हैं, किंतु वक्री और अस्ते अब अस्त की स्थिति इनकी समाप्त है, ये वक्र। वहीं शनि देव अपना वक्रत्व समाप्त हो चुका है इनका, अब ये मार्गी हो चुका, किंतु अंश के अनुसार अभी भी कमजोर है। इस प्रकार यदि राशि के अनुसार देखा जाए तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी ही राशि में मंगल देव एक। पहले 2 ग्रह थे, लेकिन शुक्र देव का राशि परिवर्तन हो चुका। ग्रहों को राशियों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार शक्ति देखते हैं तो मंगल की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। किसी भी राशि का आपस में राशि परिवर्तन, किसी भी ग्रह का आपस में राशि परिवर्तन नहीं। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह, और वे ग्रह है राहु और बृहस्पति। ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 4 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु, सूर्य, चंद्र और मंगल, ये 4 ग्रह हैं जो स्वतंत्र हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक। आज रात्रि 8:33 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, जब वे वर्तमान कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। तो चलिए, ये हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं, जो कि नक्षत्र के अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत है विभिन्न जातकों, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों। स्वागत है आपका दूसरे भाग। इसे ताराबलम कहते हैं। ताराबलम के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसमें उन्हें नक्षत्रों के नाम है जो कि चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। वहीं ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है, इनके में भी नक्षत्रों के नाम है जो कि जन्म विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हैं, और दोनों को मिलाकर जहाँ क्रॉस होते हैं वह आज के इस नक्षत्र के जातक के लिए शुभता होता है। कुल 9 स्थितियां बन सकती है जब आज का तारा आपका संपत्त, 6, साधक, मित्र और मित्र हो, जब जो शुभता का संकेत देते हैं, और कुछ जन्म विपत, प्रत्यय और नैथनी में हो तो अशुभता की ओर इशारा हो। शुभ तारा के होने पर सभी शुभ कार्यों का निष्पादन, नए कार्यों का आरंभ उसमें किया जा सकता है। दैनिक कार्य में भी मजबूती आती है। साथ ही साथ अशुभ तारा के होने की स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, और वहीं नया कार्य आरंभ नहीं करने की भी सलाह दी जाती है, और कोई भी किताबों में लिखे उपाय कर जोखिम नहीं लेने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि अशुभता होने की स्थिति में हम हम दुखित हो सकते हैं, हम हमें हानि हो सकती है। इसलिए इसमें जोखिम लेने की आवश्यकता है, हम सलाह। नवतारा ताराबलम मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार हम किसी भी जातक का कोई भी ग्रह के बारे में जान सकते हैं, उनकी शुभता अशुभता के बारे में जान सकते हैं। और जब सभी ग्रहों के शुभता अशुभता के बारे में हम जान जाते
तो फिर हम यह भी समझ सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, कौन सा दशा और महादशा शुभकारी अशुभकारी हो सकते हैं, और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए क्या प्रतिफल दे सकते हैं। ये सभी नवतारा चक्र पद्धति। नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर काम करता है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। 1 से 9 नक्षत्र के समूह बनाकर 3 श्रेणियों में रखे और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और इन ग्रहों के साथ नक्षत्रों को जोड़ा गया। पहला नक्षत्र जो हर श्रेणी में से हुए, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र, इनके स्वामी केतु देव बने। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव। तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र सूर्य के सानिध्य में गया। वहीं चौथा 13वां 22वां के स्वामी चंद्रदेव बने और इसी क्रम में चलते हुए बुध देव 9, 18 और 27वां नक्षत्र के स्वामी बने। और यह सूची इस प्रकार। अब आप देखें कि सभी ग्रहों के समक्ष उनके जो नक्षत्र हैं चिन्हित है, सूचीबद्ध। अब फलित कैसे करते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जातक के होते हैं जन्म कुंडली में, यानी हमारा जिस नक्षत्र में जन्म हुआ होता है, उसकी ग्रह को करते हैं जन्म ग्रह वही है। और यदि जन्म कुंडली को देखा जाए तो वही ग्रह की महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। और जब इन इस महादशा का भी अध्ययन किया जाए तो पता चले कि पिछले जन्म में हमारी मृत्यु भी इसी महादशा में हुई थी। और इसीलिए दशा महादशा के जहाँ सूची होती है वहां यह लिखा जाता है, विभिन्न सॉफ्टवेयर विभिन्न रूप से लिखते हैं कि शेषांश, भोगांश। शेषांश मतलब पिछले जो रेसिडुअल हुए उसके शेष, दशा महादशा का शेषांश या भोगांश। इस प्रकार वह पहला ग्रह बनता है हमारे जन्म ग्रह जो बने, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है वो उनके स्वामी पहला ग्रह बने। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां उनको एक किनारे करते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह का नाम को दूसरे किनारे करते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो होते हैं वो अशुभकारी पीड़ादायक हमारे लिए होते हैं। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभकारी। अब यदि हमें पता चल गया, जैसे उदाहरण के लिए आज शनिवार है, शनि के ग्रह से आपने शनि के नक्षत्र को पकड़े और शनि से आरंभ करें यदि यात्रा आज का, तो शनि पहला ग्रह बनेंगे, दूसरा ग्रह बुध, तीसरा केतु, चौथा शुक्र, पांचवा सूर्य, छठा चंद्र, सातवां मंगल, आठवां राहु, नौवां बृहस्पति। और ऐसी स्थिति में बुध, शुक्र, चंद्र, राहु और बृहस्पति शुभकारी, यानी शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ये ग्रह शुभकारी। पुनः बता दें, शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला ग्रह शनि पति बनेंगे, दूसरा से आरंभ यात्रा करते हैं तो दूसरा बुध, चौथा शुक्र, छठा चंद्रमा, आठवां और नौवां क्रमशः राहु और बृहस्पति, ये शुभकारी। इनकी दशा महादशा के में यदि कार्य का निष्पादन होता है तो शुभकारी हो। और वही खुद शनिदेव, केतु, सूर्य और मंगल के पीड़ा दे सकते। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि कौन सी दशा महादशा का फल
अशुभकारी होगा, शुभकारी होगा। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति को भी जान सकते हैं, कितना शुभकारी होंगे, कितना चैलेंज देंगे और चुनौती देंगे। साथ ही साथ हमारे लिए विभिन्न जन्मों के नक्षत्रों में जन्मे जातक कौन से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होंगे, कौन से हमारे लिए संपत्ति के कारक होंगे, लाभदायक होंगे, यह भी हम जान सकते हैं। यानी बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु और केतु, राहु और बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए लाभकारी, शनि जी के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए लाभकारी। शेष ग्रह में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक हो सकते हैं, और विशेषकर मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए विशेष पीड़ा का हो सकते हैं, क्योंकि नैथुनी में जातक तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां यह शुभकारी, और जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है इनकी शक्ति अशुभता की बढ़ती है। उसी तरह दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभकारी होते हैं। जैसे जैसे इनका क्रम बढ़ता है शुभता की शक्ति बढ़ती है। यदि जन्म कुंडली में बैठा ग्रह दूसरा जो ग्रह बनता है, उदाहरण के शनि के नक्षत्र में बुध जहां बैठे हो, बुध से संबंधित कार्य जातक यदि करते रहे तो संपत्ति संपत्ति की वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार हम जान सकते हैं पूरे जन्म कुंडली के बारे में। तो यह नौ तारा चक्र पद्धति पर बहुत अच्छी पद्धति है, सटीक पद्धति है, और इसलिए इस पर हमने अलग से भी प्रस्तुति रखा है यूट्यूब पर। आप उसको देखकर लाभान्वित आप उससे हो सकते हैं। ज्ञानवर्धक भी है, साथ ही साथ रोचक। और इसमें हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी है, जो आप और उसके अनुसार अवतार चक्र पद्धति से विवेचना करने की प्रयास किया है कि आपस संबंध कैसे। तो चलिए अब वापस आपको ले चलते हैं आज के ताराबल पर। और आज का तारा क्या क्या, आज चंद्रमा रात्रि के 2:22 तक ये पूर्वा भाद्रपद में है, जो बृहस्पति का नक्षत्र है, उसके बाद शनि के नक्षत्र में आता है। तो जिन जातकों के लिए आज ज्यादा पीड़ादायक होने की संभावना है वे हैं केतु के नक्षत्र अश्विनी, माघ, मूला में जन्मे जातक, और शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद। इन नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए थोड़ा परेशानी के सबब हो सकता है। पहला भाग जब तक चंद्रमा 2:22 तक देर रात्रि के जब तक है तब तक पहला अश्विनी, माघ, मूला नक्षत्र के जन्मे जातक के लिए ज्यादा परेशानी के सबब हो सकते हैं। और उसके बाद शुक्र के जन्मे नक्षत्र यानी भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद। आज का तारा जब भी सोता दे शुभ कार्यों का निष्पादन करना चाहिए, और मित्र और अति मित्र जहां हो वहां ज्यादा लाभकारी हो सकता है। साथ ही साथ अशुभता की स्थिति में दैनिक, जैसा हमने आरंभ में भी कहा था, दैनिक कार्य में सावधानी, और कोई भी नया का कार्य आरंभ कर जोखिम न ले, अशुभता को आमंत्रित न करें। उपाय के तौर पर आप जो बराबर सवाल आते हैं कि उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, तो वैसी स्थिति में हम आपको बता दें कि यह जो उपाय हमने किताबों से लिखा है आपकी जानकारी के लिए हम दे रहे हैं, न कि आपको जोखिम नहीं। जन्म में आज का तारा पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत्त में पड़ता है तो गुड़ का दान, पृथ्वी में पड़ता है तो नमक का दान, और नैधन्य में है तो मुहूर्त को त्यागना जरूरी है। मजबूरी हुई तो उस तिल सहित स्पर्श करना। इस प्रकार हम आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं, जो कि चंद्र बनम है, इसे कहना था। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, कुंभ से मीन राशि में जाएंगे, इसलिए फल, राशि फल जो है वो दो भागों में। पहला भाग में जब तक चंद्रमा रात्रि के 8:33 तक, जब तक चंद्रमा कुंभ राशि में है तब तक मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातक के लिए उत्तम तरह। तत्पश्चात वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि के जातक सावधान रहें, इस देव का प्रार्थना करें,
ईश्वर में आस्था, अपने इस देव का पर आस्था रखें और उनका ध्यान। इन्हीं शब्दों के साथ आज के तीसरे भाग की प्रस्तुति समाप्ति कर हम आपको चौथे भाग में ले चलते हैं। यहाँ आपको बता दें, यह राशिफल केवल चंद्र राशि के अनुसार देखें, अन्य राशि के अन्य लगन या राशि के अनुसार नहीं। स्वागत है आपका चौघड़िया मुहूर्त। ये मुहूर्त ज्योतिष है, चौघड़िया मुहूर्त ज्योतिष, और इसमें शुभ और अशुभ काल दर्शाया जाता है किसी भी कार्य को करने। चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो, जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि हो, या नया कार्य आरंभ कर रहे हो, साथ ही साथ ग्रहों से संबंधित कार्य हो, सभी के लिए यह उपयोगी है। और इसलिए इसको उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके रखा है, जो आपके लिए लाभदायी हो सकता है। संक्षेप में यहाँ चर्चा कर लें कि कुल 8 चौघड़िया होते हैं, दिन के 8 चौघड़िया रात, 16 प्रहर, 16 चौघड़िया, 8 किंतु साप्ताहिक दिन साथ ही होते हैं, इसलिए दिन का और रात का चौघड़िया अलग अलग कर 7 चौघड़िया का ही नामकरण हो, और आदि का जो चौघड़िया होता है वही 8वां चौघड़िया खुद का चौघड़िया होता है। इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हुआ, और साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग 7 ग्रह बनते, जो विशेष कार्य विशेष प्रयोजन के लिए अधिकृत हुआ करते हैं। और इस प्रकार हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों के हुआ, और ग्रहों का होने के कारण विशेष कार्यों से भी हो जाता है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता पर चौघड़िया का उपयोग करते समय हम सुनिश्चित करते हैं कि कहीं अशुभता से भी व्याप्त स्थिति न हो। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित रह सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। शनि देव के दिन, आज शनिवार है, शनिवार को ज्यादा चौघड़िया अशुभता से भी व्याप्त होते हैं, क्योंकि आरंभ ही शनि के चौघड़िया अशुभ होता है। तो जब आरंभ अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन सूर्य देव का होता है, किंतु सूर्य देव और शनि देव की कटुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया दिन का काल बेला से कर सकता है। रात्रि का चौघड़िया रात्रि चंद्रमा का होता है, और बुध से कटुता रहती है, बुध नाराज रहते हैं चंद्रमा से, इसलिए बुध का चौघड़िया काल रात्रि से कर सकता है। आज संयोग देखिए, हर शनिवार को शनि के चौघड़िए से दिन आरंभ होगा, शनि के चौघड़िए से दिन समाप्त। इस प्रकार दो तो अशुद्धियां हो गई। काल बेला से चौघड़िया हमेशा ग्रसित रहता है, यह शनि का चौघड़िया। राहु काल और बाल बेला से अलग हो गए, और उसी तरह रात्रि का चौघड़िया आरंभ भी लाभ चौघड़िया से होता है, क्योंकि बुध चौघड़िया से है, वह भी अंत भी लाभ चौघड़िया से है, वह भी दोनों चौघड़िया अशुभता से व्याप्त। तो जब भी अशुभता से व्याप्त कोई चौघड़िया होता है तो उसे त्याग करना। और आज का चौघड़िया सबसे ज्यादा अशुभता से व्याप्त हुआ करता है। देखिए सोचिए, आज का चौघड़िया आपके साथ, आप देखें काल बेला से चौघड़िया आरंभ है, काल बेला से समाप्त है, और काल हानि काल चौघड़िया से आज का दिन आरंभ है, शनि के चौघड़िया से, काल चौघड़िया से समाप्ति भी है, और इसलिए काल बेला से दोनों चौघड़िया अशुभता से व्याप्त। राहु काल 8:57 से 10:18 तक, और वार बेला 12:58 से 2:18 तक रात तक। इस प्रकार कुल दिन के 4 चौघड़िया अशुभता से व्याप्त। रात्रि के भी 2 चौघड़िया अशुभता से व्याप्त है। लाभ चौघड़िया आरंभ में 4:58 यानी सूर्यास्त से लेकर 6:38 रात, और फिर लाभ चौघड़िया जो कि 4:38 से 6:18 भोर। इस प्रकार यदि हम देखें तो अपराह्न 3:38 के बाद से लेकर 6:38 पूरे 3 घंटा तक जो चौघड़िया है अशुभता से व्याप्त, यह प्रत्येक शनिवार को, और इस प्रकार इसकी उपयोगिता बढ़ती है। आशा करते हैं कि यह उपयोगी होगा आपके लिए, ज्ञानवर्धक। अब आप ले चलते हैं अंतिम प्रस्तुति में आपको 5वें में अंक ज्योतिष के अनुसार आज के क्या क्या
आपके लिए कौन कौन से शुभ अंक हैं, कैसे अंकों को पहचाने, अपने शुभ शुभ और अशुभ अंकों को, और उन्हें कैसे उपयोग करें ताकि वे शुभता दे सकें। चलिए आइए अंकों को जानते हैं, अंकों को पहचानते हैं और अंकों को समझते हैं। अंक ज्योतिष में एक से 9 तक ही अंक का प्रयोग होता है, 1 से 9 तक, और वह भी एक अलग है, इसलिए शून्य को गणना में नहीं दी जाती। और 1 से 9 तक जो अंक हम उपयोग में लाते हैं उसमें जब भी एक से ज्यादा अंक हमारे पास आ जाते हैं तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक परिवर्तित कर 1 से 9 अंक के बीच में 5वां अंक ऐसा होता है जो कि मध्य का अंक होता है, तुलन का कार्य करता है, सेंटर का अंक होता है वास्तु के अनुसार। इस प्रकार 1 से 9 तक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये सभी 1 से 9 तक अंक जो होते हैं वे विभिन्न ग्रहों से शासित, एक सूर्य से, दो चंद्रमा से, तीन बृहस्पति से, चौथा राहु से, पांचवा बुध से, छह शुक्र, छठा शुक्र से, सातवां केतु से, आठवां शनि से, नौवां मंगल से। और इनके उपयोगिता के अनुसार हम जानते हैं कि ग्रह के अपने ऊर्जा होते हैं, ग्रह के अपने तत्व होते हैं, गुण होते हैं। और यदि हमारे जन्म तिथि में कोई अंक मिसिंग होते हैं, नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में 1 से 9 अंकों में उस अंक के तत्व को हम मिस कर अनुपलब्धता रहती है, जिसका आगे चलकर प्रभाव को प्रभाव पड़ सकता। उसी तरह से कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जिसकी अधिकता होती है, यानी रिपीटिशन होता है, और ऐसी स्थिति में वह तत्व हमारा असंतुलित हो। तो हम इस प्रकार ग्रहों को, अंकों को समझकर संतुलित और असंतुलित अंकों को असंतुलित अंकों को पहचानते हैं और उसका उपाय करते हैं। इनकी उपयोगिता के अनुसार अंकों को विशेष नाम से, विशेष दर्जे से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से, या नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस, दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्व, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, पांच राजकुमार से, छह मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, सात धर्मगुरु से, या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें किसी भी भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, आठ समाज के नीचे के तबके के लोगों से, अधीनस्थ कर्मचारियों से, नौकर चाकर से, तथा न्यायालय से। नौ को मंगल से, मंगल जिनके स्वामी बनते हैं, सेनापति से, पुलिस, डॉक्टर या खून से। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, और ये वो अंक जन्म तिथि के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है तिथि और माह 1 या 2 अंकों के हो सकते हैं, किंतु वर्ष 4 अंक। इनमें पहला नियम के अनुसार जब भी अंक हमें एक से ज्यादा अंकों के समूह मिले, 2 या 2 से ज्यादा, तो उन अंकों में वो एक अंक में परिवर्तित कर हम उसका उपयोग करते हैं, यानी उसको जोड़ देते हैं, जोड़ के उसे एक अंक में परिवर्तित करते हैं। और उस नियम के अनुसार यदि एक तिथि हमने ली है, जिस व्यक्ति का किसी गूगल से यह लिया है, इसका उपयोग केवल अध्ययन के उद्देश्य से किया जा रहा है। यदि आज का जो जन्म तिथि है 29/11/1984, इसको यदि हम एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो 29 का 2 होता है, 11 का 2 होता है, और 1984 का 4, और सभी को जो जोड़ कर देते हैं तो 8 होता है। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष या भाग्यांक कहलाता है, हमारे कैरियर को दर्शाता है, इसलिए इसे भाग्यांक कहते हैं, कंडक्टर। इसलिए तीनों अंकों को जोड़ने के बाद जो अंक मिलते हैं वो भाग्यांक।
तिथि और माह को जब जोड़ते हैं, तिथि से हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, तिथि और माह को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, यानी दुनिया हमें क्या जानती है। और वातावरण, किस वातावरण में हम रहते हैं, एंजल नंबर दर्शाता है, कुआं नंबर दर्शाता है। यह पुरुष के लिए अलग फॉर्मूला है, महिला के लिए अलग, यानी यह वर्ष से निकलता है। वर्ष के एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए उसमें से 11 में से माइनस करते हैं, घटाते हैं, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। जो भी एक अंक मिलते हैं उससे हम उसका उपयोग करते हैं, और वही एंजल नंबर होता है। इस जातक का अगर हम देखें तो मूलांक 2 बनता है, भाग्यांक 8 बनता है, एंजल नंबर 8 बनता है, और 4 बाहरी व्यक्तित्व, यानी अचीवमेंट नंबर। 4 राहु का दुनिया हमें क्या समझ, जब भी जन्म तिथि में 11, 22, 33 या 13, 22, 13, 14, 16, 19 अंक आवे, चाहे तो तिथि माह में या योग करने में, उनका कैलकुलेशन करने में, तो यह पूर्व जन्म से संबंध रखता है। 11, 22, 33 आदि ये मास्टर नाम कहलाए जाते हैं, जो आत्मा से दर्शाता है पिछले जन्म में हमारे हम आसानी से कार्य को करते थे। और 13, 14, 16, 19 यदि है तो हम कुछ बहकने लगे थे, और बहकने कर हम गलत कुछ कार्य कर किए थे पिछले जन्म में, इसलिए पिछले जन्म का कार्मिक ऋण। तभी इसकी विस्तृत चर्चा अलग से हम करें। अब जब भी ऐसी स्थिति आए तो उसको भी कंसिडर किया जाता है अलग से, और उसका उपाय किया जाता है, क्योंकि उसमें उपाय वर्णित है। विशेषकर 13 कार्मिक ऋण वाले के लिए, कि आप पिछले जन्म से जो कैरी ओवर कर रहे हैं, जो अच्छे या बुरी आदतें हैं, उसे उसको हटाएं और नई आदत अपनाएं, ताकि आपके लिए सुखता हो। अब अंक ज्योतिष का पहला फॉर्मूला, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम जो भी अंक सृजित करें, क्योंकि ये जितने अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं अभी तक यहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी स्टैटिक अंक हैं, ये बदले नहीं जा सकते, क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, और ये उसी से सृजित कुछ अंक हैं, जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, एंजल नंबर, अचीवमेंट नंबर आदि, ये उसी से सृजित अंक है, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता। अब ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए, तो हमें उन सब को व्यवस्था करनी है जो दोनों की मध्यस्थता कर सके, दोनों का मित्र। जीवन में यदि देखें, बस और ड्राइवर आपस में शत्रु हैं, बस और कंडक्टर, तो बस का आरंभ से ही चलना मुश्किल होता है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हुए तो फिर जीवन स्ट्रगल का होता है। और दूसरी परिस्थिति बन सकती है जब बस और ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में मित्रता है, शत्रुता नहीं है, वैसे स्थिति में बस सुचारू रूप से चलती है, किंतु बाद में कोई पैसेंजर अगर वैसे आ गए जो कि दोनों के शत्रु हैं, तो वहां से बाधा उत्पन्न शुरू होती है बस को चलने में। वैसी स्थिति में वही स्थिति हमारे जीवन के लिए है, कि जब भी ड्राइवर और कंडक्टर यदि आपस में मित्र हो तो जीवन ठीक चलता है, किंतु हम कुछ अंक सृजित कर ले आते हैं। उदाहरण स्वरूप मोबाइल अंक लिया है, अब वो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है, वैसी स्थिति में असुरता बनेगी, और उस क्षण से बनेगी जब से वो अंक एक्टिवेट होगा। तो अब हमें प्रश्न उठता है, वो ऐसा कौन स्थिति है, कौन सा सोर्स है जहां से हम ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक ले आए। इन अंकों को आप नोट कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसान होगा कि ये आपस में शत्रु कैसे या मित्र कैसे। तो ड्राइवर और कंडक्टर का हमें ये देखना है कि उसके शत्रु मित्र अंक को कैसे लाएं, ताकि हम जो स्ट्रगल है लाइफ का वो ठीक कर सकें। जो अंक ज्योतिषी का यही काम है कि समस्या को पकड़ना और उसका निराकरण करना, अंकों के को संतुलित करना। अब वह सोर्स, अगर मोबाइल अंक लेते हैं तो मोबाइल 1 से 2 अंक भी हो सकता है, 2 से 2 मोबाइल भी हो सकते हैं,
ऐसी स्थिति में उसकी ऊर्जा बराबर काम नहीं करेगी। अगर गाढ़ी संख्या जब हम उपयोग करेंगे तब होगा, तब वो एक्टिवेट होगा। इसलिए ऐसा अंक जो कि चिर होता है तो उसे बदले कब जाते हैं, वो होता है नाम। नाम हमारा जन्म से ही आरंभ होता है और मृत्यु तक जाता है और बाद तक ही रहता है, यह बदलता है। स्पेलिंग हल्के बदल सकते हैं लेकिन नाम नहीं बदल। तो वैसी स्थिति में यह नाम हमें धरती के ईश्वर यानी माता पिता, हम जब किसी बच्चे का नाम दें तो यह सुनिश्चित कर लें कि वह ड्राइवर और कंडक्टर का संतुलन नहीं। अब आप पूछेंगे कि हम नाम में तो अक्षर होते हैं, तो ये नामांक कैसे होगा? जी हाँ, हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं। यह जन्म तिथि मैंने ली है, यह अभिनेत्री नेहा पेंडकर पेंडसेकर, इनका जन्म मुंबई में हुआ। तो इनका आप देखेंगे आगे चलकर कि नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, यह उतना ही उपयोगी होता है क्योंकि यह ऊर्जा देता है और आरंभिक ऊर्जा ही देता है। कई बार ऐसा होता है कि नाम का अक्षर पुकारते ही मध्य में ही, नाम के मध्य में ही पुकारे जाने के क्रम में हम रिस्पॉन्स कर बैठते, यह नाम की ऊर्जा का काम। तो आपके समक्ष हमने रखा अक्षरों का अंकीय मूल्य। आप इसे शहर के नाम को भी परिवर्तित कर सकते हैं, पासवर्ड को डिकोड कर सकते हैं, आदि आदि। और यह देख सकते हैं कि आपके लिए उपयोगी है या शत्रुता है या मित्रता। अब आप जानना चाहेंगे शत्रुवंत कौन से, तो आपके समक्ष ये शत्रुवंत है। अब देखिए, 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। अब आप बताएं कि जातक का मूलांक 2 है, भाग्यांक 8 है, दोनों आपस में शत्रु है या नहीं? खुद बताएं। साथ ही साथ मूलांक 1 2 है, भाग्यांक 1 है, दोनों आपस में मित्र हैं या नहीं? और भाग्यांक इनका 8 है, मूलांक नामांक 1 पड़ जाता है, दोनों आपस में शत्रु हुए हैं। नाम का पहला अक्षर एन से शुरू होता है जो कि 5 अंक देता है, यह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु है या मित्र? शत्रु तो नहीं है। इस प्रकार आप यह आकलन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह नामांक क्या दे रहा है। आपके समक्ष जो सूची रखी है उसमें आप देखेंगे कुछ अंक ऐसे हैं 4 7 8 9 जो अपने ही कई दुश्मन, एक बयान में दो तलवार नहीं। इस सिद्धांत पर शायद का ज्योतिष काम करता हो। तो 4 के 4 दुश्मन होते हैं, 7 के 7 भी दुश्मन होते हैं, 8 के 8 दुश्मन होते हैं, 9 के 9 दुश्मन, और 2 का 4 6 8 9, एक का केवल 8। अब आपके समक्ष जो सूची रखी है आप इसमें समझने का प्रयास करें कि मूलांक इनका 2 बनता है। यह जो भाग्यांक बना 8 उसका शब्द, दो अंकों की अधिकता भी होती है, यह जातक को इमोशनल ज्यादा बनाता है। उसी तरह एक अंक की अधिकता हो रही है, एक सामने दिख रहा है माह का 2 अंक, फिर साल का 2 अंक, और नामांक यदि लाते हैं तो नाम का भी। तो वैसी स्थिति में इस अंक को भी देखना जरूरी है। 8 अंक की अधिकता भी है, 8 आपका देखिए मूलांक वाक्यांक में है, फिर 8 अंक हमें भाग्यांक दे रहा है, और एंजल नंबर भी 8। ऐसे जातक के लिए 2 वाले के लिए 4 भी उतना ही नुकसानदायक है। और 4 अंक कहाँ से मिल रहे हैं? तो हमारा आउटवर्ड पर्सनालिटी को बताता है तिथि और माह। इस प्रकार हर अंक को यहाँ संतुलित करने की आवश्यकता होती है, और तब हम जाकर के सफलता को कर सकते हैं। आसान है किंतु हम इसके साथ ऐसे अंक का प्रयोग कर जीवन में हम ले आते हैं
उदाहरण स्वरूप नामांक यदि 5 पर होता है तो ये सभी अंकों के लिए बराबर हो जाता है, चाहे वह हमारा आउटवर्ड पर्सनैलिटी में वहां पर तो ये समस्या खड़ी हो रही है, नामा हमारा मूलांक और भाग्यांक में समस्या खड़ी हो रही है, ये सभी जगह हम इसका उपयोग कर सकते। तो ये अगर हम इस तरह से नाम के सुधार करने पर कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि नेहा जैसे व्यक्ति जो अपने जीवन के कुछ पड़ाव को आगे बढ़ चुकी है, सर्टिफिकेट वगैरह है, नाम कैसे बदले? तो जी हाँ, नाम बदलने के लिए नेम प्लेट, सोशल मीडिया में अकाउंट, जहां सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, साथ ही साथ हमको लिखने की आवश्यकता है, दूर जाते उससे नाम का उपयोग होता है। परिवर्तन कर आप ये कर सकते हैं, एफिडेविट या सर्टिफिकेट आदि करने की जरूरत है। हाँ, नवजात शिशु है, उसका माता पिता का एक अच्छा रूप देकर हम नाम को सही रखें ताकि उसका जीवन संघर्षमय नहीं। एक सूची हमने और रखी है कि ना एक का अक्षर अंक शत्रु अक्षर कौन से, इस इन अक्षर शत्रु अक्षरों से जो आरंभ नाम होते हैं वो इनके लिए सुटेबल नहीं। उसी तरह शहर के नाम भी नहीं सुटेबल हो सकते। पासवर्ड भी अगर आपका मूलांक भाग्यांक 8 बनता है तो 2 के जो शत्रु अंक है अक्षर है उससे आपका पासवर्ड आरंभ ना हो तो बेहतर। इन्हीं शब्दों के साथ आज पर्सनल ईयर आपका कैसे कैलकुलेट करें। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको उसकी गणना करने के लिए आपको विशेष रूप से कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप वर्ष जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष पुराने जो स्थिर वर्ष है 1984 इस केस में उसको हटा दें और 2025 का, और आप तब देखें कि मूलांक भाग्यांक क्या होता है। तो अभी 2 4 का कॉम्बिनेशन मूलांक भाग्यांक हो गया जो कि शत्रु अंक होते हैं 2 के, 4 के भी शत्रु अंक बनते हैं 8 9 4 2। तो वैसी स्थिति में मूलांक भाग्यांक जो यह रनिंग वर्ष है वह 1970 नहीं दे रहा। रनिंग एज भी इनका 6 चल रहा है क्योंकि 42 है, 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है। यह भी आप देखें 2 के लिए 6 शुभ नहीं, तो इसलिए इस यह वर्ष पर सावधान रहने की जरूरत है, खास करके शुक्र से संबंधित कार्यों में, क्योंकि धोखा मिल सकता। तो ये रहे आज के अंक ज्योतिष के अनुसार चर्चा। हम अंकों के आधार पर कर रहे हैं कि कैसा अंक आज अंकों को कैसे पहचान। आज का यदि हम अज्ञात देखें तो 4 बनता है, और 4 का संबंध भी विभिन्न तिथियों में जन्मे जातक के लिए किसी माह के लिए यदि हम कहें तो 4 केवल मित्र है 7 और 8, यानी 7 16 25 8 17 26 को जिनका जन्म हुआ है उनके लिए दिन शुभता के संकेत हैं। 5 14 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ है और 1 10 19 28 को जिनका जन्म हुआ है उनके लिए दिन साधारण होने की संभावना। 2 11 20 29 3 12 21 30 4 13 22 31 और 8 17 26 9 18 27 ये सभी तिथियों को जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत हैं। 4 अंक इनके साथ कटता रहे। तो ये रहे हमारे आपसे आग्रह है कि सावधान रहें, खास करके जो 2 3 4 8 और 9 जिनका मूलांक बनता है वे व्यक्ति आज सावधान रहे, दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्यों में भी, ताकि कोई अशुभता नहीं, क्योंकि संकेत अशुभता के ही मिल रहे हैं, दोनों में कटुता है। वहीं एक जिनका मूलांक 1 6 और 7 बनता है, साथ साथ 1 5 6 7 इनका बनता है, उनके लिए दिन साधारण और उत्तम भी होने की संभावना है, तो उनके लिए दिन ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में इस प्रस्तुति के अंत में यदि आप हमारी प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हम आप हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके। और इसमें यदि कोई सुझाव देना चाहे प्रस्तुति को और बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए सुझाव आपका आमंत्रित।
यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर। और अंत में साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों के शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पूरे पूरे प्रस्तुति को देखकर समझकर लाभान्वित हो तथा उपयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।